ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू लर्न नेक्स्ट नर्सिंग। जैसे कि आकाश सर ने टोटल 100 क्वेश्चंस तो आपके कल के पेपर के ले लिए हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हैं दैट आई विल कवर। ओके सो क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी? क्या पूछा गया है आपको? इंडिकेटर किसका? प्रिवेलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज कपल प्रोटेक्शन रेट। वाई? बिकॉज कपल प्रोटेक्शन रेट क्या है? एक इंडिकेटर है प्रिवेलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज ऑफ कपल्स यूजिंग एनी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? कपल प्रोटेक्शन रेट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग? क्या पूछा गया है? जस्ट वेट अ मिनट। ओके, which one of the following occupational disease occur due to sugarcane dust? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एंड आंसर इज बैगेसोसिस। आप सबको पता है कि शुगर कैन जो है वो बैगेज नाम के कंडीशन के वजह से होता है, ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन जो कि रेस्पिरेटरी है, ठीक है। बैगेसोसिस क्या है? एक रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन है जो कि इनहेलिंग डस्ट फ्रॉम द बैगेज। अब बैगेज क्या है? अ फाइब्रस बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो बैगेज है ये क्या होता है? फाइब्रस बाय प्रोडक्ट, ठीक है। बाय प्रोडक्ट ऑफ किस चीज का है ये? दैट इज शुगर केन प्रोसेसिंग, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल डिजीज ऑकर्स ड्यू टू शुगर केन डस्ट? दैट इज बैगेसोसिस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था एंड काफी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन? वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज सेंसिटिव टू फ्रीजिंग, ठीक है। फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन पूछी गई है और जिसको हम स्टोर किस पे करते हैं? सब जीरो टेम्परेचर। यस ऑब्वियसली इट इज अ बीसीजी, ठीक है। जो हमारा बीसीजी का वैक्सीन होता है दैट इज बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन जिसको कहा जाता है, इट इज सेंसिटिव टू फ्रीजिंग, यस, एंड इट मस्ट बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट एट द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसकी एफिकेसी को मेंटेन करने के लिए इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। सो बीसीजी क्या है? एक तो हाईएस्टली फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस एंड इट इज स्टोर्ड एट सब जीरो टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पेयर्स पैचेस। देखिए पेयर्स पैचेस पूछे गए हैं। पेयर्स पैचेस क्या है? ये एक लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं और ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन इलियम, ठीक है। कौन सा इलियम? कौन सा पार्ट है? लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि किसमें रोल प्ले करते हैं? इन द इम्यून रिस्पॉन्स। सो पेयर पैचेस अगेन इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? इलियम में, दैट इज sorry the last part of the small intestine. Okay, then next question, the type of joints। देखो क्या पूछा है आपको? the type of joint पूछा है where movement takes place, where movement takes place about a single stationary axis। इसका सीधा मतलब बोले तो क्या है? जो मूवमेंट है वो टेक्स प्लेस हो रही है एक सिंगल एक्सिस में एंड इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेन, ठीक है। और ये एक ही प्लेन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एक ऐसा टाइप ऑफ जॉइंट जो कि सिंगल एक्सिस में होता है, जहां पे जो मूवमेंट है वो सिर्फ एक ही सिंगल एक्सिस में होती है और एक ही प्लेन में होता है। तो ऐसे जॉइंट्स कौन से होंगे? दैट इज हिंज जॉइंट, ठीक है। और इसके साथ में अगर ऑप्शंस जैसे कौन से आते हैं, ये सारी जो कंडीशन दी गई है उसमें हमारे आते हैं नी जॉइंट, ठीक है, उसमें हमारा आता है एल्बो जॉइंट, ठीक है। सो हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, दिस आर द जॉइंट्स जो कि एक ही प्लेन में मूवमेंट करते हैं एक ही एक्सिस में, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप लोगों को? दैट इज अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, अ रिपोर्ट ऑफ एनी इवेंट, ठीक है। एक रिपोर्ट है एनी इवेंट की दैट इज नॉट, ठीक है, कंसिस्टेंट विद द रूटीन ऑफ हॉस्पिटल एंड इज रिटर्न ओनली इफ एनी मिसहैप और मिस्टेक ऑकर्स इन पेशेंट केयर। आपको रिपोर्ट पूछी है जो कि एक ऐसे इवेंट
के होने से बनती है या फिर बनाते हैं, जो कि हमारे जो रूटीन हमारा प्रैक्टिस है, नर्सिंग प्रैक्टिस जो भी हमारा रूटीन हॉस्पिटल लाइफ है, उसमें कंसिस्टेंट नहीं है, लगातार ऐसे इवेंट्स नहीं होते हैं। सिर्फ कोई ना कोई गलती से, मिस हैपन से, मिस्टेक के टाइम पे, पेशेंट केयर के टाइम जो होती है, तब जो वो रिपोर्ट हम क्रिएट करते हैं, उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? दैट इज इंसिडेंट रिपोर्ट। आप सभी ने ऑलमोस्ट फील किया होगा इंसिडेंट रिपोर्ट। ठीक है, जो भी फर्स्ट एविडेंस रहता है वो इंसिडेंट रिपोर्ट फिल करता है, और ये हमेशा नहीं होती, वही आपको क्वेश्चन में दिया, दैट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द रूटीन ऑफ हॉस्पिटल। कभी कभी पेशेंट केयर में जो अनवांटेड इंसिडेंट्स हो जाते हैं बाय मिस्टेक से, उस टाइम पे जो इंसिडेंट्स होता है उसकी एक रिपोर्ट बनती है, जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, when one chooses a course of action, एक पर्सन कोर्स ऑफ एक्शन चूज कर रहा है फ्रॉम सेवरल ऑप्शंस, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन रेगुलेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, दिस इज कॉल्ड एज। देखो एग्जांपल आप अपना ही ले लो, आपके पास बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है, बट आप अब उन सभी गवर्नमेंट जॉब का जो क्राइटेरिया है, उनके जो रेगुलेशंस है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के, ठीक है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उस प्रोसेस को जब आप एक पर्टिकुलर 3-4 गवर्नमेंट जॉब में से एक को चूज करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? दैट इज डिसीजन मेकिंग, यू आर डिसाइडिंग कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग। ओके, ठीक है, नेक्स्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा कलेक्शन टूल। आपको डाटा कलेक्शन टूल पूछा गया है टू मेजर एटीट्यूड्स टुवर्ड कंडम। ठीक है, देखो अप्रोप्रिएट डाटा कलेक्शन टूल पूछा है टू मेजर द एटीट्यूड, और जैसा कि आप सभी को पता है, जो लाइकर्ट स्केल होती है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? टू मेजर एटीट्यूड एंड ओपिनियन। ठीक है, इसमें हमको पर्टिकुलर पर्सन का पर्टिकुलर थिंग के लिए एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है, जिसमें हम उसके एटीट्यूड को, उस पर्टिकुलर पर्सन के ओपिनियन को मेजर करते हैं। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा कलेक्शन टूल टू मेजर एटीट्यूड टुवर्ड्स कॉन्डम यूज वुड बी लाइकर्ट स्केल। ठीक है, ओके, देन कंसीडर द फॉलोइंग रिसर्च स्टेटमेंट। आपको क्या दिया गया है? देखो एक रिसर्च का, ऐसा लग रहा है ना कि रिसर्च का पेपर या फिर मैनेजमेंट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग रिसर्च स्टेटमेंट। रिसर्च स्टेटमेंट क्या दिया गया है? अ स्टडी टू असेस मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन इफेक्ट ऑन सेल्फ एस्टीम ऑफ एडोलेसेंट इन अ स्कूल। एक स्टडी है जो कि क्या असेस कर रही है? मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन इफेक्ट ऑन सेल्फ एस्टीम ऑफ द एडोलेसेंट इन अ स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन इधर आ गया है। सो क्या पूछा गया आपको? व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल इज मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन इन द स्टेटमेंट गिवन अबव। आपको वेरिएबल पूछा। वेरिएबल आप लोगों को पता है, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, सो आपको पूछा गया कि जो मोटिवेशनल फोकस्ड इंटरवेंशन है आपके स्टडी के स्टेटमेंट में, उसको कौन सा वेरिएबल बोलेंगे? यस, ऑब्वियसली इट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि देखो जो मोटिवेशन है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? द वन दैट इज मैनिपुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर। ठीक है, टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन है वो क्या हो जाएगा? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये इंटरवेन कर रहा है। ठीक है, किस चीज के लिए? फॉर द सेल्फ एस्टीम ऑफ द एडोलेसेंट्स। क्लियर है? Okay, then a researcher, next question, a researcher conducted a study, एक रिसर्चर ने स्टडी कंडक्ट की है टू डिस्क्राइब द लाइव एक्सपीरियंसेस ऑफ केयर गिवर ऑफ पेशेंट विद डायमेंशिया। ठीक है, डिमेंशिया वाले पेशेंट्स के साथ लाइव एक्सपीरियंसेस के ऊपर एक रिसर्च स्टडी की है, रिसर्च कंडक्ट किया है। देन व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी इज कंडक्टेड बाय द रिसर्चर। रिसर्चर से कौन, यहाँ पे आपको सीधा सा क्या पूछा गया है? क्वालिटेट टाइप ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी। रिसर्चर ने कौन से टाइप ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी जो है यहाँ पे यूज की गई है। ठीक है, सो यस ऑब्वियसली इट इज फिनोमेनोलॉजी। देखिए फिनोमेनोलॉजी कैसे होगा? बिकॉज फिनोमेनोलॉजी इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच जो किस पे फोकस करती है? ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, ऑन डिस्क्राइबिंग द लाइव एक्सपीरियंसेस। और आपको क्या बताया गया था कि उन्होंने एक ऐसे रिसर्च ने कैसी स्टडी कंडक्ट की है जो कि लाइव एक्सपीरियंसेस ऑफ केयर गिवर ऑफ पेशेंट विद डिमेंशिया। सो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? दैट इज फिनोमेनोलॉजी।
Okay, then next question is the following diagram is the indicative of. आपको एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। अगेन ये जो डायग्राम है इसमें वेट हमारा एक वेरिएबल हो गया, हाइट एक वेरिएबल हो गया है। तो अब ये डायग्राम आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इट इज इंडिकेटिंग, सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, ये क्या दिखा रहा है, लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। ये डायग्राम क्या दिखा रहा है हमको, सॉरी लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, जहां पे कि जो पॉइंट्स है वो एग्जैक्टली क्या है, एक ही लाइन में सारे के सारे एग्जैक्टली बने हुए हैं, ठीक है। पॉइंट्स लाई एग्जैक्टली ऑन द स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, इट इंडिकेट्स अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो वेट एक वेरिएबल हो गया, हाइट एक वेरिएबल हो गया, ये लोग सबसे पहले तो एक लीनियर रिलेशनशिप बता रहे हैं बिटवीन द बोथ द वेरिएबल्स, दैट इज वेट एंड हाइट, ठीक है। जो भी हमारे पॉइंट्स है वो पर्टिकुलरली एक लाइन पे एग्जैक्टली एकदम लीनियर पोजीशन में बने हुए हैं। सो ये क्या दिखा रहे हैं, इट इंडिकेट्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 में क्या दिया गया है, एम्पेरिकल फेज, डिजाइन एंड प्लानिंग फेज, डिससेमिनेशन फेज एंड एनालिटिकल फेज, ओके। और सेकेंड लिस्ट में क्या दिया गया है आपको, स्टेप्स दी गई है, ठीक है। कि देखो फर्स्ट फेज में क्या दिया है आपको, फर्स्ट लिस्ट में क्या दिया, फेजेस दिए कि कौन से फेज में कौन सा स्टेप आएगा, ये आपको सेकेंड लिस्ट में बताना है। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, कलेक्टिंग द डाटा एंड यूटिलाइजिंग द फाइंडिंग्स। तो देखिए ऑप्शंस क्या दिए गए हैं हमको इस तरीके से, अगर हम देखते हैं तो देखो एम्पेरिकल फेज में क्या होता है, एज यू ऑल नो, कलेक्टिंग द डाटा, ठीक है। या फिर ऐसा कहो कि ए का आंसर क्या होगा हमारा, 3 हो जाएगा, ठीक है। डिजाइनिंग एंड प्लानिंग फेज ये किस में होता है, दैट इज डिसाइडिंग अ सैम्पलिंग प्लान, ठीक है। ओके, देन डिससेमिनेशन फेज में क्या होता है, यूटिलाइजिंग द फाइंडिंग्स। और एनालिटिकल फेज में हम क्या करते हैं, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा कैसा होता है, देखो 3, 1, 4 एंड 2, ठीक है। ऑप्शंस में ऐसा है क्या, yes, then option number C will be your correct answer, that is 3, 1, 4, 2। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, देखिए एम्पेरिकल फेज में क्या होता है, कलेक्टिंग द डाटा, एम्पेरिकल फेज में हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डिजाइनिंग एंड प्लानिंग फेज में हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमारा सैम्पलिंग का जो प्लान रहेगा, सैंपल कलेक्शन का वो प्लान कैसा रहेगा, हम कितने नंबर ऑफ सैंपल लेंगे, हमारा सैंपल साइज कितना रहेगा, मेथड कैसे रहेंगे, ठीक है। सैंपल कहाँ से लेंगे, सैंपल में पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब। डिससेमिनेशन फेज में क्या आता है, डिससेमिनेट कर रहे हैं हम, उसमें यूटिलाइज कर रहे हैं जो भी फाइंडिंग्स हमको मिली है, ठीक है, हमारा डाटा ये इंटरप्रिटेशन करने के लिए। देन आता है एनालिटिक फेज, एनालिटिक मीन्स एनालाइज कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3, 1, 4, 2। ओके, देन अप्रोचिंग टू रिलायबिलिटी असेसमेंट, क्या पूछा गया है आपको, यहाँ पे रिलायबिलिटी असेसमेंट पूछी गई है, ठीक है। दैट इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम मेजर्स टू द सेम पीपल ऑन 2 ओकेशंस। देखो यहाँ पे रिलायबिलिटी असेसमेंट क्या कहा गया है, अप्रोच टू द रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी असेस की जा रही है, रिसर्च में हम रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, फिजिबिलिटी ये सारी असेसमेंट करते हैं। बट अगर हम किसी चीज की रिलायबिलिटी को असेस करते हैं, ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेम मेजर्स टू द सेम पीपल ऑन 2 ओकेशंस। सीधी सी बात है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को हम 2 डिफरेंट ओकेशन में दे रहे हैं, तो ऐसी अप्रोच ऑफ रिलायबिलिटी असेसमेंट को क्या कहेंगे, दैट इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, ठीक है। ये जो टेस्ट रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होता है, इसमें क्या होता है ना, इट मेजर्स द कंसिस्टेंसी, इसमें हम कंसिस्टेंसी को मेजर करते हैं ऑफ अ टेस्ट ओवर टाइम। तो हम इसमें करते क्या है, बाय एडमिनिस्ट्रिंग सेम टेस्ट टू द सेम पार्टिसिपेंट्स ऑन 2 डिफरेंट ओकेशंस। आपको आज एएसआईसी का पेपर दिया, नेक्स्ट हफ्ते अगेन आपको यही सेम पेपर पर टेस्ट लिया जाएगा टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट ओवर द टाइम, ठीक है। एक टाइम पीरियड के बाद उस टेस्ट की क्या रिलायबिलिटी है, ये देखने के लिए टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी असेसमेंट जो है वो किया जाता है, जिसमें कि 2 सेम मेजर्स को, मतलब कि सेम ग्रुप ऑफ पीपल को सेम टेस्ट पेपर दिया जाता है इन 2 डिफरेंट ओकेशंस, ओके, ठीक है।
ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26-year-old वुमेन विजिटिंग गायनेकोलॉजी ओपीडी। ठीक है, 26 ईयर की वुमेन है जो कि गायनेक ओपीडी में आई है विद द कंप्लेंट्स ऑफ क्रीमी वजाइनल डिस्चार्ज विद फिशी ऑर्डर। देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ ईचिंग, द पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सी कंडीशन में होता है कि फिशी ऑर्डर और क्रीमी वजाइनल डिस्चार्ज होता है और ईचिंग नहीं होती है। दैट इज बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बिकॉज बैक्टीरियल वेजिनोसिस में हमेशा फिशी ऑर्डर और क्रीमी वजाइनल डिस्चार्ज मिलेगा एंड दे विल नेवर हैव द ईचिंग। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट्स अ मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक जगह पे आपको फिनोमिनाज दिए गए हैं और एक इसमें डायग्नोस्टिक फीचर्स दिए गए हैं जो आपको यूएसजी में दिखेंगे, ठीक है, सोनोग्राफी में। सो एक मिनट, लिस्ट 1 में क्या दिया गया है आपको? थ्रेटेंड अबॉर्शन। ओके, तो अबॉर्शंस दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको उनके डायग्नोस्टिक फीचर्स दिए गए हैं। मिस्ड अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन। ठीक है, ठीक है। और दूसरी जगह क्या दिया है? फीटस विदाउट कार्डियक एक्टिविटी। सेकेंड दिया यूटेराइन कैविटी इज एम्प्टी, फीटस अलाइव एंड रेट्रोप्लेसेंटल हेमरेज, देन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन पार्टली रिटेन्ड। ठीक है, देखो आप सभी को पता है कि जो थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है, ठीक है, जो थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है इसमें क्या होता है? फीटस जो है वो अलाइव रहता है, ठीक है, एंड रेट्रोप्लेसेंटल हैमरेज होता है, ठीक है। देन जो मिस्ड अबॉर्शन होता है, मिस्ड अबॉर्शन मींस क्या? फीटस विदाउट कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है, मींस ऑलरेडी अबॉर्ट हो चुका है बट इट इज मिस्ड, ठीक है। देन इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है? प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन पार्टली रिटेन, कुछ पार्ट्स जो है वो वहां पे रह जाते हैं। देन कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है? यूटेराइन कैविटी इज एम्प्टी, ठीक है। सो इसका आंसर अभी ऑप्शंस में देखते हैं हम, ऐसा कुछ है क्या? दैट इज 3-1-4-2, अगेन द 3-1-4-2, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए थ्रेटेंड अबॉर्शन का क्या हो गया था? थ्रेटेंड अबॉर्शन का क्या हो गया था? ए का आंसर हमारा क्या हुआ है? 3, दैट इज फीटस अलाइव एंड रेट्रोप्लेसेंटल हेमरेज। बी का आंसर क्या हुआ है? फीटस विदाउट कार्डियक एक्टिविटी। इनकम्प्लीट अबॉर्शन का क्या हुआ है? प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन पार्टली रिटेन्ड। एंड कंप्लीट अबॉर्शन का क्या हुआ है? फीटस अलाइव, सॉरी, यूटेराइन कैविटी इज एम्प्टी। क्लियर है? सो 3-1-4-2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन इज देयर। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन लैक्टेशन। आपको डेली रिक्वायरमेंट पूछा जो कि आप सबको पता है, दैट इज 500 to 1000 mg, ठीक है। देन प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम इन साइड्स अदर देन यूटेराइन म्यूकोसा इज कॉल्ड। देखो एंडोमेट्रियम हम सबको पता है कि वो यूट्रस के इनर लेयर में रहता है, ठीक है। अभी वही जो प्रेजेंस, जो फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम है उसका प्रेजेंस जिस जगह पे होना चाहिए उससे ज्यादा वो मींस अदर देन यूटेराइन म्यूकोसा अगर वो दिख रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सिंपली इट इज एन एंडोमेट्रियोसिस, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस क्या, कौन सी कंडीशन है? इट इज अ कंडीशन इन विच एंडोमेट्रियल टिश्यूज विच नॉर्मली लाइंस इनसाइड ऑफ द यूट्रस, जो कि नॉर्मली यूट्रस के अंदर रहते हैं, ग्रो आउटसाइड द यूट्रस, ठीक है, कॉजिंग पेन एंड पॉसिबली इनफर्टिलिटी। कितना घुमा के पूछा है, देखो, प्रेजेंस ऑफ functioning endometrium insides other than uterine mucosa, so this condition is called as endometriosis. Okay, then which one of the following is a non steroidal compound? आपको पूछा गया है कि कौन सा नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड विथ पोटेंट एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी, एक ऐसा ड्रग जो कि नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड भी है और पोटेंट एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज है एंड दे आर यूज्ड फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। देखो लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल, डिजोजेस्ट्रॉल, इन सब में एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टिन ओनली पिल में भी है, बट जो सेंट क्रोमैन है, ठीक है, जो कि करेक्ट आंसर है, सेंट क्रोमैन, जिसी को हम और एक नाम से भी जानते हैं, that is Ormel, just let me write first, ठीक है, और मेलोक्सोफिन, ठीक है। ये एक मिनट है, ये EX नहीं है, और मेलेक्सोफिन, ठीक है, सेंट क्रोमेन जिसको हम और मेलेक्सोफिन भी बोलते हैं, जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड है जिसके पास पोटेंट एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज भी है और जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज भी किया जाता है,
ठीक है. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड विद द पोटेंट एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्शन इज सेंटक्रोमेन which is also called as ormeloxofene. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. ठीक है, आपको एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में पूछा गया है. आप क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स IM, क्रीड्स एक्सप्रेशन ऑफ द प्लेसेंटा. अगेन इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कार्बोप्लास्ट IM देंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजोप्रोस्टल 1000 माइक्रोग्राम पर रेक्टम. एज यू ऑल नो कि देखो जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है एक्टिव मैनेजमेंट में हम ऑक्सीटोसिन देते हैं. क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? टू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, टू हेल्प टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस एंड टू रिड्यूस द PPH. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स IM विल बी योर करेक्ट आंसर. Okay, next question is all of the following are the causes of secondary dysmenorrhea. secondary dysmenorrhea के सारे causes है किसी एक को छोड़ के. एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस, पेल्विक एडेशंस. देखिए इसमें से आप सबको पता है कि जो बाइकॉर्नुएट यूट्रस है ये बाय बर्थ से प्रेजेंट रहता है एंड इट इज अ कॉज ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया. ठीक है, ठीक है, ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया का कॉज है बिकॉज बाइकॉर्नुएट क्या है? एक कंजेनाइटल यूटेराइन एनोमली है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाइकॉर्नुएट यूट्रस. All of the following are the causes of secondary dysmenorrhea. secondary dysmenorrhea में endometriosis होता है, एडिनोमायोसिस की वजह से भी होता है, pelvic adhesion से भी होता है. बट बाइकॉर्नुएट यूट्रस जो कि एक कंजेनाइटल यूटेराइन एनोमली है, जो कि एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया का कॉज है, वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विड्रॉल एंड इनएबिलिटी. डायरेक्टली एक डेफिनेशन यहाँ पे पूछी गई है आपको. द विड्रॉल हो रहा है एंड इनएबिलिटी टू इनिशिएट एंड परसिस्ट इन अ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी इज कॉल्ड एज सिंपल एवोल्यूशन. ये हमारे 4 A's ऑफ स्किजोफ्रेनिया दिए गए हैं. आप सबको पता है एवोल्यूशन में क्या होता है? लैक ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ मोटिवेशन टू अकम्प्लीश द पर्पसफुल टास्क. कोई भी टास्क, कोई भी गोल अगर हम ऐसे पर्सन्स को देते हैं, स्किजोफ्रेनिया वाले पर्सन्स को स्पेशली, तो वहाँ क्या होता है? लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है. दे विल नेवर थिंक कि नहीं जो हमको गोल दिया, जो टास्क दिया उसको हमको कंप्लीट करना है. ना ही कोई इनिशिएशन लेते, ना ही वो मोटिवेटेड होते हैं. ठीक है, और ये क्या है? हमारे 4 A's ऑफ स्किजोफ्रेनिया. सो द विड्रॉल, जिसमें कि विड्रॉल है, इनएबिलिटी है टू इनिशिएट and to persist in a goal directed activity is evolution. Okay, next question. The most important and effective strategy for the elderly to maintain self esteem. ठीक है, मेंटेन सेल्फ एस्टीम एंड सपोर्ट द नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ रिव्यू. आपको यहाँ पे एक सिंपल सी थेरी या फिर थेरेपी पूछी गई है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, एक ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो एल्डरली पीपल को उनके सेल्फ एस्टीम मेंटेन करने के लिए और उनकी जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ है उसको सपोर्ट करने के लिए यूज की जाती है. दैट इज रेमिनिसेंस. दैट इज रेमिनिसेंस. हमारी जो मीलियोथेरेपी दैट इज फॉर एनवायरमेंट. ठीक है, टोकन इकोनॉमी, बिब्लियोथेरेपी भी नहीं होगा यहाँ पे. रेमिनिसेंस जो है वो करेक्ट आंसर होगा. कैसे? देखो, जो रेमिनिसेंस थेरेपी है इट इन्वॉल्व्स डिस्कसिंग. क्या करते हैं इसमें? हम पास्ट एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करते हैं. ठीक है, मेमोरीज को डिस्कस करते हैं, उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो उनको याद दिलाते हैं, उनका सेल्फ इंपॉर्टेंस याद दिलाते हैं. ठीक है, उनके सेल्फ एस्टीम को कैसे मेंटेन करना है एल्डरली एज ग्रुप में, ये उसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट मेमोरीज के थ्रू डिस्कस करके सिखाया जाता है और उनको सपोर्ट किया जाता है. ठीक है, टू नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ऑफ लाइव रिव्यू. किसमें होता है ये? रेमिनिसेंस. ओके, देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइकोफार्मेकोलॉजिकल ड्रग क्लासिफिकेशन. क्या पूछा है? द साइकोफार्मेकोलॉजिकल ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ ओलैनज़ेपिन. हमको पता है कि ओलैनज़ेपिन जो है ये एक एंटीसाइकोटिक है. ठीक है, तो या तो ये आंसर होगा या यह होगा. बट कौन से टाइप का एंटीसाइकोटिक में आता है ओलैनज़ेपिन? Olanzapine is always comes under atypical antipsychotic. ठीक है, so correct answer will be the psychopharmacological drug classification of olanzapine is atypical antipsychotic. Okay, then while assessing the patient, nurse ask the question. जैसे एक नर्स एक पेशेंट को असेस कर रही है, वो उसको क्वेश्चन पूछ रही है. इफ अ हाउस वेयर ऑन फायर व्हाट वुड यू डू. घर जल रहा है, घर पे आग लग गई है, तो आप क्या करेंगे? Which one of the following is being assessed by the nurse by asking that question?
नर्स ऐसा क्वेश्चन करके उस पेशेंट में क्या असेस कर रही है। फर्स्ट थिंग ये हम किस में करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, ठीक है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन अगेन इट्स अ साइकेट्रिक क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, जजमेंट कर रहे हैं। वो नर्स क्या कर रही है, उस पर्सन का टेस्ट कर रही है, जजमेंट, ठीक है, कि वो अगर आग लग जाएगी तो उस पर्टिकुलर पीरियड में वो क्या करेगा, उस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए कैसा रिएक्ट करेगा। सो शी इज जजिंग व्हाट, टेस्ट जजमेंट शी इज डूइंग हियर। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ ओपियोइड ओवरडोज। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, सारे ही सिम्टम्स ओपियोइड ओवरडोज के हैं सिर्फ एक चीज को छोड़ के, डेलीरियम ट्रेमेंस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, स्टूपर एंड कोमा। सबको पता है डिलीरियम ट्रेमेंस जो होते हैं ये हमको किस में मिलते हैं, अल्कोहल विड्रॉल वाले पेशेंट में। कहाँ मिलते हैं, अल्कोहल विड्रॉल वाले पेशेंट में। जबकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, स्टूपर एंड कोमा कहाँ मिलता है, ओपियोइड ओवरडोज में। सो डिलीरियम ट्रेमेंस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाईली स्ट्रक्चर्ड, देखिए क्या दिया है, हाईली स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरेप्यूटिक मेथड। एक हाईली स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरेप्यूटिक मेथड है जो कि यूज किया जाता है टू अल्टर डिस्टॉर्टेड बिलीव्स, टू अल्टर डिस्टॉर्टेड बिलीव्स, ठीक है, एंड प्रॉब्लम बिहेवियर बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिप्लेसिंग नेगेटिव इनएक्यूरेट थॉट्स एंड चेंजिंग रिवार्ड्स फॉर द बिहेवियर। देखो एक हाईली स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरेपेटिक मेथड है जो कि यूज किया जाता है टू अल्टर, जो कि उसके डिस्टॉर्टेड बिलीव्स है, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, डिस्टॉर्टेड थॉट है उस पर्टिकुलर पर्सन के, जो भी उसको बिहेवियरल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको रिप्लेस आउट करना, ठीक है, जो कि उसके इनएक्यूरेट नेगेटिव थॉट्स है उनको रिप्लेस आउट करना विद पॉजिटिव, उनके बिहेवियर में चेंज लाना और उनको रिवॉर्ड देना। इस थेरेपी को या फिर इस थेरी को क्या बोला जाता है, दैट इज अ cognitive behavior therapy. Why it is cognitive behavior therapy? Because cognitive behavior therapy ये हमारे फर्स्ट लाइन में ही कवर हो जाता है, that is it is highly structured psychotherapeutic method, जो क्या एम करती है, change the patterns of thinking और their behavior, बिहेवियर चेंज करने के लिए, पर्टिकुलर पर्सन की थिंकिंग को चेंज करने के लिए ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज की जाती है, जो कि हाईली स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरेप्यूटिक मेथड है। बाकी ऑप्शंस हमारे पास थे, बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, then solution focused belief therapy and motivational enhancement therapy, but highly structured psychotherapeutic method जो होता है वो कौन सा होता है, cognitive behavioral therapy। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एन एक्साइटेटरी, बहुत ही एक्साइटेटरी वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, दैट इज डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम एंड बेसल गैंग्लिया ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बहुत ही अच्छी तरीके से वो पर्टिकुलर एरियाज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड प्लेज अ रोल इन इमोशन, कॉग्निशन एंड सेंसरी परसेप्शन। भाई ये तो हमारा सेरोटोनिन होता है, बिकॉज सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मूड को, हमारे इमोशन को, हमारे कॉग्निशन को, ये सभी चीजों को अफेक्ट करता है, ठीक है, एंड इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम एंड बेसल गैंग्लिया, ठीक है। और दूसरी चीज सेरोटोनिन क्या है, एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ओके, बाकी अदर्स जो है वो क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन बिटवीन अ पेशेंट एंड नर्स। पेशेंट और नर्स के बीच का एक कम्युनिकेशन दिया गया है, ठीक है। पेशेंट क्या बोल रहा है, आई हैव डन समथिंग ऑफुल, उसने समथिंग ना कुछ शेमफुल ऐसा कुछ कर दिया है। नर्स क्या कह रही है, आई वुड लाइक टू हियर अबाउट इट, इट्स ओके टू डिस्कस इट विथ मी, मैं सुनना चाहती हूँ, इट्स ओके आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक इज बीइंग यूज्ड बाय द नर्स। नर्स ने कौन सी वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक उस पेशेंट के साथ में यूज की। देखिए यहाँ पे थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक आपको पूछा गया है, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, दैट इज एक्सेप्टेंस, ठीक है। उसने क्या किया नर्स ने, नर्स इज यूजिंग एक्सेप्टेंस एज अ कम्युनिकेशन टेक्निक विच इन्वॉल्व्स एक्नॉलेजिंग द पेशेंट्स फीलिंग, ठीक है, वो एक्नॉलेज कर रही है पेशेंट के फीलिंग्स को, ठीक है, उसको एनकरेज कर रही है कि आपने जो भी किया है, ठीक है, वो आप मुझे बता सकते हैं इन अ नॉन जजमेंटल मैनर, शी इज नॉट जजिंग हिम, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर रही कि ठीक है आपने जो भी किया है, प्लीज आई वुड लाइक टू हियर, मैं सुनना चाहती हूँ, आप मेरे साथ वो शेयर कीजिए, ठीक है, उसको वो जज नहीं कर रही है, उसकी उसने जो भी कुछ किया उसने उसको सिंपली एक्सेप्ट किया है, ओके। सो व्हाट शी हैड यूज्ड, एक्सेप्टेंस थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 एंड 2, ठीक है। लिस्ट 1 में क्या दिया गया है, जेनेरिक ड्रग नेम,
और दूसरे में दिया है कि क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट में कहाँ क्या दिया हुआ है हमको, फ्लोराजेपाम दिया गया है, ठीक है, जोलीपेडम दिया हुआ है, रेमेल्टन दिया हुआ है एंड हाइड्रोक्सीजाइन दिया हुआ है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या दिया, एंटीहिस्टामिन, मिलेटोनर्जिक हिप्नोटिक, नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक एंड बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक। इसमें से 3 ड्रग्स ऐसे हैं जो कि हिप्नोटिक्स कैटेगरी के हैं और एक हमारा एंटीहिस्टामिन है। तो सबसे फर्स्ट थिंग इज हमारा एंटीहिस्टामिन कौन सा है, हाइड्रोक्सिन। ठीक है, ठीक है, एंटीहिस्टामिन कौन सा है, हाइड्रोक्सिन। अब फ्लोराजेपम, फ्लोराजेपम कौन सा आता है, इट इज ऑलवेज अ बेंजोडाइजापाइन हिप्नोटिक। ठीक है, देन जोल्पीडेम कौन सा आता है, इट इज ऑल्सो हिप्नोटिक बट व्हाट काइंड ऑफ, इट इज नॉन बेंजोडाइजापाइन हिप्नोटिक। ठीक है, एक आता है हमारा मिलेटोनर्जिक हिप्नोटिक जो कि आता है हमारा रेमेल्टन। ठीक है, देखो आपको जेनेरिक ड्रग नेम दिए गए हैं और वो कौन से क्लासिफिकेशन में आते हैं ये पूछा गया था। हाइड्रोक्सीजन सबसे, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना एंटीहिस्टामिन को सबसे पहले पकड़ लेना, क्योंकि एंटीहिस्टामिन आपको पता है कि हाइड्रोक्सीजाइन होता है। ठीक है, बाकी तीन देखो, लिस्ट 1 में हमको ड्रग नेम दिए हैं, लिस्ट 2 में हमको 3 ऑप्शंस और दिए हैं जो कि तीनों ही हिप्नोटिक्स की कैटेगरी के। तो फ्लोराजेपम कौन सा हिप्नोटिक होता है, बेंजोडाइजेपिन, जोल्पीडेम नॉन बेंजोडाइजेपिन एंड रेमेल्टोन इज मिलेटोनर्जिक हिप्नोटिक्स। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4, 3, 2, 1 है क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स प्रेजेंट्स इन अ पेशेंट, ठीक है, सिंस लास्ट 2 वीक्स आर इंडिकेटिव ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। आपको ना यहाँ पे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स दिए गए हैं जो कि लास्ट 2 वीक से पेशेंट में प्रेजेंट है किसी एक को छोड़कर। ठीक है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब डिप्रेस मूड रहेगा, ठीक है, मार्केटली डिमिनिश इंटरेस्ट, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, फटीग भी रहेगा लेकिन कैटेटोनिया नहीं रहेगा। कैटेटोनिया की जगह पे ना स्टूपर यूजुअली यहाँ पे रहता है, तो करेक्ट आंसर विल बी कैटाटोनिक बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अजम्पशंस इन मिलियोथेरेपी। देखिए ये जो मिलियोथेरेपी है ना, दिस इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। ठीक है, हमारे एनवायरमेंट के रिलेटेड, बिहेवियर के रिलेटेड ये मिलियोथेरेपी होती है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए है, द पेशेंट ओन्स हिज और हर एनवायरमेंट। ठीक है, पेशेंट ओन्स इज और हर एनवायरमेंट, सही बात है। द पेशेंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज और हर बिहेवियर, यस। Inappropriate behavior needs to be corrected, yes. Peer pressure has no role to play, no. Peer pressure also has a important role to play। ठीक है, peer pressures जो है वो important role play करते हैं in a therapeutic environment in helping patients to modify their behavior based on group norms। ठीक है, तो peer pressure, group therapy behavior change करने के लिए, thinking change करने के लिए एक जो particular group environment होता है उसमें बहुत important role play करती है। सो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 1, 2 एंड 3, क्योंकि स्टार्टिंग के तीनों ही सेंटेंस जो है वो हमारे मिलियोथेरेपी के एजम्पशंस है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू स्टाफ, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू स्टाफ इंडेक्स यूनिट, ठीक है, SIU दैट इज स्टाफ इंडेक्स यूनिट, according to staff index unit staffing norms for the nurse working in central government hospital the normal general ward should have। आपको यहाँ पे रेशियो पूछा है। ठीक है, देखिए 1 nurse for every 7 births that is 1:7। ठीक है, 1 nurse for every 6 bed that is 1:6, 1 nurse for every 5 bed that is 1:5, 1 nurse for every 4 bed that is 1:4। the correct answer will be 1:6। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, a temporary placement of nurses in a ward for 12 hours or less which is done to cover the shortage of nurses। शॉर्टेज ऑफ नर्सेस उसको कवर करने के लिए 12 घंटों के लिए, ठीक है, या फिर उससे भी कम, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट या फिर दोनों शिफ्ट मींस मॉर्निंग प्लस इवनिंग या फिर नाइट शिफ्ट में कोई भी एक शिफ्ट में आपको टेम्पररी प्लेसमेंट के लिए दिया गया है टू कवर द शॉर्टेज ऑफ नर्सेज। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट बाय द सुपरवाइजर। देखो ये हम सभी के साथ होता है। ठीक है, जब सुपरवाइजर आते हैं, अगर किसी एग्जाम्पल लीजिए आईसीयू और वार्ड का, ठीक है, वार्ड में एक स्टाफ है, मतलब मैनेज हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 2 पेशेंट्स है वो 2 आपस स्टाफ में बांट दिए,
और उस स्टाफ को वहां से निकल के एमआईसीयू में दे दिया, बिकॉज एमआईसीयू इज वेरी बिजी, क्रिटिकल पेशेंट्स आर देयर, ठीक है, इमरजेंसी आई है तो वहां पे एक स्टाफ चाहिए। तो पर्टिकुलर उस शिफ्ट के लिए, मॉर्निंग शिफ्ट के लिए या फिर इवनिंग शिफ्ट के लिए या फिर नाइट शिफ्ट के लिए सुपरवाइजर ने आपको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। सिंपली बोला जाए आज तो मेरी ड्यूटी पुल आउट है, आज मुझे पुल आउट कर दिया है एमआईसीयू में। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, ठीक है, इंट्रा डिपार्टमेंट डिप्लॉयमेंट, इंटर डिपार्टमेंटल डिप्लॉयमेंट, इंटरलोकेशन डिप्लॉयमेंट और शॉर्ट टर्म डिप्लॉयमेंट। इट इज इंट्रा डिपार्टमेंटल डिप्लॉयमेंट, ठीक है, इट इज इंट्रा डिपार्टमेंटल डिप्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टेम्पररी रीअसाइनमेंट ऑफ नर्सेज होता है विद इन द सेम डिपार्टमेंट टू कवर द स्टाफ, ठीक है, इंट्रा डिपार्टमेंटल। ओके, ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स ऑफ इनवॉलेंट्री कंट्रोल एक्सेप्ट। आप सबको पता है जो हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल्स है वो एबीसी एनालिसिस, वेड एनालिसिस, XYZ एनालिसिस, पर ये जो SDX एनालिसिस है ये क्या है, ये इन्वेंट्री कंट्रोल तो है बट इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल, इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ये हम लोग बहुत मीन्स नहीं यूज करते हैं, ठीक है, इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। बाकी एबीसी, वेड और XYZ ये एनालिसिस क्या है, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल है, SDX नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी SDX एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर पेनाल्टीज अवॉर्डेड फॉर द एम्प्लॉइज फॉर द सीरियस मिसकंडक्ट एक्सेप्ट। आपने कोई गलती की है, कोई सीरियस मिसकंडक्ट किया है तो आपको मेजर पेनाल्टीज, मेजर पनिशमेंट क्या मिली जाएगी एम्प्लॉइज को, एलओपीज, डीमोशन, ट्रांसफर एंड विथ होल्डिंग इंक्रीमेंट्स एक्सेप्ट वन, ठीक है। एलओपीज एक पनिशमेंट है, ओके, डीमोशन भी एक पनिशमेंट है, विथ होल्डिंग इंक्रीमेंट्स भी एक पनिशमेंट है, बट ट्रांसफर इज नॉट अ मेजर पेनाल्टी, ठीक है, किसी को ट्रांसफर कर देना कोई बहुत बड़ी पेनाल्टी या फिर कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट नहीं है। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ट्रांसफर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन में आपको क्या दिया गया है, डिग्री ऑफ प्रोलैप्स, ठीक है, और ठीक है, लिस्ट वन में क्या दिया है, डिग्री ऑफ प्रोलैप्स, ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड प्रोसिडेंशिया। लिस्ट टू में क्या दिया, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स। ओके, ठीक है, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है आप सभी को पता है, दैट इज यूट्रस डिसेंड्स डाउन from its normal position, from its normal anatomical position, but the external orifice remains above the introitus। yes, ये तो हमारा फर्स्ट डिग्री में होता है, ठीक है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, this the external orifice protrudes outside the vaginal introitus but uterine body still remains inside the vagina, ठीक है। थर्ड डिग्री में क्या होता है, the uterine cervix body and the fundus descends outside the introitus। yes, ठीक है। और प्रोकैसिडेंशिया में क्या होता है, दैट इज यूटेराइन प्रोलैप्स विथ इवर्जन ऑफ एंटायर वजाइना। यस, कंप्लीट एंटायर वजाइना जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, दैट इज डी। देखो कंप्लीट था ABCD, उसी का उल्टा आंसर था 4321। देखते हैं ऑप्शंस में ऐसा कुछ है कि नहीं। इट्स ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्टली आपको पूरा यूटेराइन प्रोलैप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। द करेक्ट आंसर इज 4321, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ मेनोरेजिया। मेनोरेजिया के कॉजेज पूछे गए हैं एक्सेप्ट वन, ठीक है, एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी। देखिए इसमें से जो ना ये एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, ये क्या करते हैं, हाइपर एंड्रोजेनिज्म करते हैं, ठीक है, दिस कॉजेज हाइपर एंड्रोजेनिज्म, तो उसके वजह से मेनोरेजिया नहीं होता। जबकि पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरीज, दिस ऑल आर द मेन कॉजेज ऑफ मेनोरेजिया, ठीक है। देन इन द नियोनेट्स द ब्राउन फैट इज लोकेटेड इन द फॉलोइंग साइट। आप सबको पता है ब्राउन फैट क्यों काम करते हैं, क्यों मतलब क्या काम करता है, हेल्प्स इन थर्मोरेगुलेशन, ठीक है, ब्राउन फैट हेल्प्स इन थर्मोरेगुलेशन फॉर नियोनेट्स, ठीक है। तो जो ब्राउन फैट है वो नियोनेट्स में कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, किसी एक साइट को छोड़ के, ठीक है। जो ब्राउन फैट है दैट नेवर प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन,
Around the brain will be our correct answer, because around the heart, in the axilla, around the kidney, these all are the things where brown fat is present. Why it is present? It is present for the thermoregulation. Okay, ठीक है. The normal respiratory rate of newborn, very easy question, ठीक है, and very direct question, that is 30 to 60 breaths per minute. Okay, next question is a persistent rise. क्या पूछा गया है? A persistent rise in PCO2. ठीक है, PCO2 का क्या हो गया है? बढ़ गया है. ठीक है, और pH क्या हो गया है? कम हो गया है. ठीक है, डिक्रीज इन pH लेवल इन न्यूबॉर्न इज इंडिकेटिव ऑफ. सबसे पहली बात, PCO2 और pH अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्या है यहाँ पे? रेस्पिरेटरी है. pH कम है, इट मीन्स व्हाट? इट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ठीक है, इजी क्वेश्चन थे अभी ये दो तीन. ठीक है, निपल कंफ्यूजन इज अ सिचुएशन वेयर द इन्फेंट को निपल कंफ्यूजन हो रहा है. कौन सी सिचुएशन में होगा? एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल एज वेल एज मदर्स निपल. आर्टिफिशियल को एक्सेप्ट कर लिया उसने, साथ में मदर के निपल को भी एक्सेप्ट किया है. एक्सेप्ट द मदर्स निपल बट रिफ्यूजेज आर्टिफिशियल निपल. मदर के निपल को एक्सेप्ट किया बट आर्टिफिशियल निपल को नहीं. एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल निपल बट रिफ्यूजेज द मदर्स निपल and refuses to feed at all. Correct answer will be this, except the artificial. इसमें क्या होता है ना, इन्फेंट्स यूजुअली जब NICU में वगैरह होते हैं तो उनको निपल कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज वी आर यूज टू गिव आर्टिफिशियल निपल्स देयर. ठीक है, तो आर्टिफिशियल निपल्स को तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो मदर के निपल को रिफ्यूज कर देते हैं. ठीक है, सो निपल कंफ्यूजन ऐसी कंडीशन में होता है. देन क्लासिकल सिम्टम ऑफ इनवेसिव सर्वाइकल कैंसर. Very easy, and again a direct question. Classical symptom of invasive cervical cancer is postcoital bleeding. ठीक है, then the irregular overlapping. क्या दिया गया क्वेश्चन में? The irregular overlapping of the cranial bones on one another. ओवरलैप हो गई है cranial bones on one another due to liquefaction of the brain matter of fetus is called as. वहां पे ना cranial bones का कोलैप्स हो गया है, और जो ब्रेन मैटर है उनका लिक्विफैक्शन हो चुका है. ठीक है, वहां पे लिक्विफैक्शन हो गया है, जिसके वजह से क्रेनियल बोन्स एक दूसरे के ओवरलैप हो गई है. तो इसको हम कौन सा साइन बोलेंगे? जैकमर साइन बोलेंगे, स्पैल्डिंग साइन बोलेंगे, पिस्कासेक साइन बोलेंगे, या रॉबर्ट साइन बोलेंगे? यस, इट इज अ स्पैल्डिंग साइन. ठीक है, ये क्या हो जाएगी? स्पैल्डिंग साइन हो जाएगी. स्पैल्डिंग साइन में क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन्स हो जाते हैं, जो कि हमको डिजीज्ड फीटस में दिखते हैं, जिसके कि जो क्रेनियल बोन्स है वो कोलैप्स हो जाएंगे, और जो सारा का सारा ब्रेन मैटर है वो लिक्विफाइड हो जाएगा. ओके, ठीक है. देन नेक्स्ट इज what will be the approximate body mass index of a woman with weight 70 kg and height 155 cm. सबके सब ये आंसर तो पक्का करेक्ट करके आए होंगे. सबको पता है BMI क्या होता है हमारा? वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. ठीक है, वेट कितना दिया गया है आपको? 70 kg. हाइट अगर मीटर में हम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.55 का स्क्वायर. ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर विल बी 29.1. ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज. Okay, so next question is what will be the incidence rate if there are 500 new cases of a illness in the population of 30,000 in a year. सबको पता है इंसिडेंस रेट मतलब क्या होता है? ओनली न्यू केसेस. ठीक है, इंसिडेंस रेट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? 500 दैट इज न्यू केसेस डिवाइडेड बाय 30,000 दैट इज इलनेस इन पॉपुलेशन इनटू में 1000 दैट इज पर ईयर के हिसाब से. अगर इसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो करेक्ट आंसर विल बी 16.7 पर 1000 पर ईयर. ओके, क्लियर है इंसिडेंस रेट का? ठीक. ऑल ऑफ द फॉलोइंग फूड्स हैव हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. सारे के सारे फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई है, मतलब कि जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं, एक्सेप्ट वन. ठीक है, दैट इज ब्राउन राइस, बिकॉज ब्राउन राइस हैज low glycemic index as compared to cornflakes, baked potato and white bread. Okay, next question is which one of the following type of undernutrition is indicated by Z score below -3 standard deviation of the median. ठीक है, WHO child growth standards. Everyone knows it is SAM, severe acute malnutrition. ठीक है, सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन के डेफिनेशन में सबसे पहले ही ये आता है, दैट इज Z स्कोर बिलो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीडियन. ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ overall disease burden expressed as a number of years
लॉस्ट ड्यू टू इल हेल्थ, डिसएबिलिटी और अर्ली डेथ। क्या पूछा गया है आपको? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल डिजीज बर्डन। ठीक है, ऐसा कौन सा चीज है जो मेजर करता है ओवरऑल डिजीज बर्डन को? विच एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ ईयर लॉस्ट ड्यू टू इल हेल्थ, डिसएबिलिटी और अर्ली डेथ। आपने जरूर सुना होगा अपना डेलीज। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी आप सभी को करवाए गए थे, दैट इज डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। दिस टॉपिक हैज बीन टेकन बाय आकाश सर ओनली। ठीक है, सो इट इज डिसेबिलिटेड एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ठीक है, दैट नेक्स्ट इज न्यूमरेटर फॉर कैलकुलेटिंग नियोनेटल मोर्टालिटी रेट इन नियोनेटल डेथ्स विद इन 28 days of life, because we are talking about neonates. very easy question, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था अगेन। ठीक है, नियोनेटल रेट हमारा नियोनेटल ओके नियोनेटल मोर्टालिटी रेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डेथ विद इन द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइव बर्ड्स। ठीक है, तो न्यूमरेटर हमारा क्या रहता है? 28 days of life. Then our last question, which one of the following drugs used for treatment of malaria is contraindicated in pregnancy? सबसे पहली बात, ये सारे के सारे जो है ना मलेरिया के ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं, बट इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में? दैट इज प्रीमाक्वीन। प्रीमाक्वीन क्यों? बिकॉज इट कैन कॉज हीमोलिटिक एनीमिया टू द बेबीज। स्पेशली कौन से बेबीज में? जिनमें की G6PD डेफिशिएंसी होती है। जो G6PD डेफिशिएंसी वाले बच्चे होते हैं उनमें स्पेशली जो ये हाँ सॉरी है, उनमें जो प्रीमा क्वीन जो है दे हैव द एबिलिटी टू कॉज इमोलिटिक एनीमिया इन द फीटस। ठीक है, स्पेशली इन द बेबीज हु आर born with glucose 6 phosphate dehydrogenase, that is G6PD deficiency. So correct answer is prima queen. ठीक है, देखिए जो ESIC का पेपर था इसमें बहुत सारे तो नहीं बोल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पेपर जो था वो आपका साइकेट्री से था। ठीक है, साइकेट्री के क्वेश्चन ज्यादा थे, रिसर्च ज्यादा था, एंड मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो आपके डायरेक्टेड भी पूछे थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी एक्सेप्ट करके नॉट लगा के क्वेश्चंस भी किए गए हैं। ठीक है, सो वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस। Okay, so we are going to start our NORCET 7, RRB, SGPGI, NBS, JIPMR, JIPMER, DMER and DHS all in one courses. ठीक है, इसमें आपके सारे के सारे जितने भी नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, डेली लाइव टेस्ट सीरीज विद लाइव रैंक एप्टीट्यूड एंड मैथ्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, जो कि कब से स्टार्ट होने वाला है? फ्रॉम 10 जुलाई एंड यू विल गेट अ वैलिडिटी ऑफ 1 year. ठीक है, so for more information you can contact to this number. So thank you from LearnX Nursing.